अफ्रीका के पूर्व उपनिवेशी देशों ने जो समृद्धि हासिल की है वह बड़े पैमाने पर अफ्रीका की लूट पर आधारित है। यह सबको अच्छी तरह पता है। दरअसल यूरोप के शोधकर्ता इसे छिपाते भी नहीं। वे कहते हैं कि अफ्रीकी जनता काफी हद तक दुख और पीड़ा पर टिकी हुई है। मैं यह नहीं कह रहा कि यह पूरी तरह सच है, लेकिन बहुत हद तक सही है। यह एक साफ सच्चाई है। डकैती, गुलामों का व्यापार, यह सब हुआ। अब देखते हैं क्या हुआ। यह घोषणा अफ्रीका और यूरोप दोनों के लिए बिजली की तरह गिरी। नाइजर, जिसे लंबे समय से एक हाशिए का देश माना जाता था, ने रूस की रोसाटॉम कंपनी के साथ समझौता किया है ताकि वह अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना सके। बाहर वालों के लिए यह बस एक तकनीकी प्रोजेक्ट लगेगा, लेकिन असल में यह सौदा महाद्वीप में ताकत के पुराने ढांचे को हिलाने वाला है। एक ऐसा देश जिसका यूरेनियम पहले छीना गया और बाहर भेज दिया गया, अब उसी यूरेनियम का इस्तेमाल अपने भविष्य को बनाने में करेगा। यह फैसला केवल घरों में बल्ब जलाने का मामला नहीं है। यह संप्रभुता, गरिमा और विद्रोह का सवाल है। एक ऐसे देश में जहां 20% से भी कम आबादी को बिजली मिलती है, वहां घरेलू परमाणु संयंत्र की उम्मीद किसी क्रांति से कम नहीं। यह उस दौर का अंत है जब नाइजर की प्राकृतिक संपत्ति पेरिस की गलियों को रोशन करती थी और उसके अपने लोग लकड़ी से खाना पकाने पर मजबूर थे। प्रतीकवाद बहुत साफ है। नाइजर अपनी तकदीर खुद लिख रहा है और रूस उसके हाथ में कलम दे रहा है। रोसाटॉम का शांतिपूर्ण परमाणु पैकेज बहुत बड़ा है। यह केवल एक संयंत्र बनाने की बात नहीं करता, बल्कि पूरे परमाणु इकोसिस्टम को खड़ा करने की योजना है। बिजली उत्पादन के साथ साथ इसमें शोध रिएक्टर, परमाणु तकनीक से जुड़ी मेडिकल सुविधाएं और नाइजीरियाई इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम शामिल हैं। सोचिए, जब नाइजीरियाई डॉक्टर अपने ही लैब में बने आइसोटोप से कैंसर का इलाज करेंगे, या नाइजीरियाई वैज्ञानिक ऐसे प्रयोग करेंगे जो पहले केवल यूरोपीय प्रयोगशालाओं में संभव थे। यही तस्वीर रूस बेच रहा है, और पश्चिमी नियंत्रण से आज़ादी चाहने वाले देश के लिए यह बेहद असरदार है। लेकिन इस घोषणा का समय ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। नाइजर की अर्थव्यवस्था अभी भी वर्ष 2023 की तख्तापलट के बाद लगाए गए प्रतिबंधों से जूझ रही है। सीमाएं बंद कर दी गईं, आयात रोके गए और पश्चिमी मदद रोक दी गई। रोजाना बिजली कटती है, ईंधन की कीमतें अस्थिर हैं और उद्योग दम तोड़ रहे हैं। ऐसे माहौल में परमाणु सौदा मानो घुटन भरी दीवारों को तोड़ता हुआ मुक्का है। यह संदेश है कि अगर पश्चिम दरवाजे बंद करेगा तो नाइजर नए दरवाजे खोलेगा। वैश्विक प्रतिक्रिया तुरंत आई। मॉस्को में इस सौदे को अफ्रीका में रूस की रणनीति की जीत बताया गया। पेरिस में बेचैनी और घबराहट छा गई, क्योंकि यह केवल नाइजर द्वारा रूसी तकनीक खरीदने की बात नहीं थी। यह पेरिस के लिए साहिल क्षेत्र में उसकी सबसे अहम ताकत खोने जैसा था। पश्चिमी विशेषज्ञ कहते हैं कि नाइजर एक निर्भरता छोड़कर दूसरी में फंस सकता है, लेकिन अफ्रीकी जनता को यह तर्क खोखला लगता है, क्योंकि पहले भी निर्भरता थी, लेकिन उसमें गरिमा नहीं थी, तकनीक का हस्तांतरण नहीं था और असली फायदा नाइजीरियाई जनता को नहीं मिलता था। यह सौदा पूरे साहिल क्षेत्र में हलचल मचा रहा है, जहां माली और बुर्किना फासो पहले ही फ्रांस से नाता तोड़कर नई साझेदारियों की ओर बढ़ चुके हैं। परमाणु ऊर्जा को अपनाकर नाइजर केवल शोषण से नाता नहीं तोड़ रहा, बल्कि ऊर्जा के उस भविष्य में छलांग लगा रहा है जिसे उसके जैसे गरीब देश के लिए कोई संभव नहीं मानता था। यही वजह है कि यह कहानी इतना ध्यान खींच रही है। यह उस पुराने स्टीरियोटाइप को तोड़ रही है कि अफ्रीका केवल कच्चा माल निर्यात करेगा और उसका विकास दूसरे तय करेंगे। लेकिन इस आशावाद के पीछे एक बड़ा सवाल है। आखिर फ्रांस इतने लंबे समय तक नाइजर के यूरेनियम का शोषण कैसे करता रहा, उसे गरीबी में रखते हुए खुद समृद्ध होता गया? इसे समझने के लिए हमें शोषण के इतिहास की तरफ लौटना होगा, जिसने आज की इस बगावत की नींव रखी। 50 साल से भी ज्यादा समय तक नाइजर सिर्फ एक सप्लायर नहीं था, बल्कि फ्रांस की जीवन रेखा था। लेकिन यह रिश्ता कभी बराबरी का नहीं रहा। यह पूरी तरह उपनिवेशी निर्भरता का ही जारी रूप था। कहानी शुरू होती है 70 के दशक में, जब नाइजर के रेगिस्तानी इलाकों में बड़े यूरेनियम भंडार मिले। तब तक फ्रांस ने तय कर लिया था कि उसकी ऊर्जा नीति परमाणु शक्ति पर टिकी होगी। आज फ्रांस की लगभग 70% बिजली परमाणु संयंत्रों से आती है, लेकिन इस आत्मनिर्भरता की आड़ में एक कड़वी सच्चाई छिपी थी। फ्रांस के रिएक्टर नाइजर के यूरेनियम से चल रहे थे, जो बेहद शोषणकारी सौदों में हासिल किया गया था। फ्रांस की सरकारी कंपनियां, खासकर अरानो, पहले अरेवा, को ऐसे खनन अधिकार दिए गए थे जिनसे वे बाजार मूल्य से बहुत कम दामों पर यूरेनियम खरीद सकती थीं। ये समझौते कूटनीतिक दबाव और मदद पैकेजों से मजबूती पाते थे, जिससे नाइजर के पास सौदे को फिर से तय करने की ताकत नहीं थी। दशकों तक मुनाफा पेरिस जाता रहा और नाइजर को कुछ हाथ नहीं आया। यह संसाधन उपनिवेशवाद की पाठ्य पुस्तक जैसी मिसाल थी। कच्चा माल निकाला गया, बाहर भेजा गया और दूसरे देशों में उसे परिष्कृत किया गया।
नाइजर में बचा केवल प्रदूषण और आर्थिक ठहराव। खदानों के आसपास की जिंदगी असली कहानी बताती थी। वहां की बस्तियां रेडियोधर्मी धूल और दूषित पानी की चपेट में थीं। स्वास्थ्य संगठनों की रिपोर्टें श्वसन रोगों की बढ़ती दर दिखाती थीं, लेकिन अस्पतालों में इलाज की सुविधा नहीं थी। जिन यूरेनियम से बिजली बनती वह इन गांवों तक कभी नहीं पहुंची। नाइजीरियाई परिवारों को मिट्टी के तेल के लैंप, कोयले के चूल्हे और खुले आग पर खाना पकाना पड़ता था। यह विरोधाभास बेहद विभत्स था। जब पेरिस की गलियां परमाणु ऊर्जा से रोशन थीं, तब नाइजर के बच्चे मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई कर रहे थे। तो नाइजर इतने अन्यायी सौदों से बाहर क्यों नहीं निकला? जवाब है निर्भरता की जंजीरें। फ्रांस ने अपने खनन सौदों को आर्थिक समझौतों से बांधा हुआ था। थोड़ी मदद, कर्ज और राजनीतिक सहारा देता था और बदले में नाइजर को चुप रहने पर मजबूर करता था। नाइजर के नेता, जो अक्सर अस्थिर राजनीति और तख्ता पलट से जूझते थे, इस जाल से निकल ही नहीं पाते थे। जरा भी विरोध करने पर मदद रोक दी जाती, कूटनीतिक दबाव आता या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के जरिए दबाव डाला जाता, जहां फ्रांस का वर्चस्व था। इस तरह यूरेनियम का व्यापार नाइजर के लिए बेड़ियां बन गया। लेकिन शोषण केवल आर्थिक नहीं, मानसिक भी था। फ्रांस ये कहानी गढ़ता रहा कि नाइजर खुद संसाधनों का प्रबंधन करने में सक्षम नहीं और केवल पेरिस ही यह काम कुशलता से कर सकता है। यह सोच मीडिया और नीतियों में भी फैल गई और मिथक बना दिया गया कि नाइजर बहुत गरीब, अस्थिर और कमजोर है, ताकि अपनी राह खुद तय नहीं कर सकता। असल में यह उसकी अक्षमता नहीं, बल्कि उसे जानबूझकर बाहर रखा गया था। सन 2000 के दशक की शुरुआत तक नाइजर में असंतोष भड़कने लगा था। कार्यकर्ता, मजदूर संघ और स्थानीय लोग सवाल उठाने लगे थे कि उनके जमीन का खजाना दूसरों को अमीर क्यों बना रहा है, जबकि वे खुद गरीबी में हैं। खदानों वाले इलाकों में प्रदर्शन शुरू हुए, बेहतर हालात और न्यायपूर्ण हिस्सेदारी की मांग की गई। फ्रांस ने थोड़े बहुत सुधार दिखाए, छोटे अनुबंध बदले और विकास के वादे किए, लेकिन असल ढांचा वही रहा, शोषणकारी। यह सब इसलिए चलता रहा क्योंकि फ्रांस शोषण को साझेदारी की भाषा में लपेटने में माहिर था। यही वजह है कि हाल के वर्षों की घटनाएं, फ्रांसीसी खदानों का राष्ट्रीयकरण, फ्रांसीसी सैनिकों की विदाई और अब रूस के साथ परमाणु सौदा, पेरिस को हिला रहे हैं। यह केवल नीति बदलाव नहीं, बल्कि पूरे आर्थिक साम्राज्य की अस्वीकृति है। नाइजीरियाई जनता के लिए यह केवल ऊर्जा का सवाल नहीं, यह उस अपमानजनक इतिहास से टकराने का साहस है जिसने पीढ़ियों तक उन्हें निर्भर बनाए रखा। लेकिन फ्रांस को ठुकराना केवल पहला कदम है। अब बड़ा सवाल यह है कि रूस इसके बदले में क्या देगा, और क्या नाइजर यह सुनिश्चित कर पाएगा कि यह नई साझेदारी किसी और रंग में ढका शोषण न बन जाए। यहीं रोसाटॉम की शांतिपूर्ण परमाणु पहल मायने रखती है। आइए जरा रुककर स्टोरी विद तंजुल समुदाय को धन्यवाद दें, जहां अश्वेत आवाजों, कहानियों और विरासत को सहेजा और मजबूत किया जाता है। जब आप सदस्य बनते हैं तो आप केवल चैनल को समर्थन नहीं देते, बल्कि एक मजबूत सांस्कृतिक आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रांस का मॉडल शोषण और बहिष्कार पर आधारित था, तो रूस का प्रस्ताव एकदम अलग लहजे में है। रोसाटॉम की शांतिपूर्ण परमाणु योजना नाइजर से यूरेनियम ढोकर ले जाने की नहीं, बल्कि वहीं तकनीक स्थापित करने की है। यही अंतर्नामी के नेताओं को यह समझौता केवल सौदा नहीं, बल्कि बदलाव का प्रतीक लगता है। इस समझौते का मूल है नाइजर का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, लेकिन यह केवल एक हिस्सा है। इसके साथ शोध रिएक्टर, परमाणु चिकित्सा कार्यक्रम और नाइजीरियाई विशेषज्ञों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण योजनाएं शामिल हैं। पहले जहां यूरेनियम सिर्फ खोदा जाता और फ्रांस भेज दिया जाता था, अब योजना ये है कि नाइजर खुद वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का केंद्र बने। बिजली से शुरू करें। नाइजर दुनिया के सबसे ऊर्जा वंचित देशों में से है। बार बार बिजली कटने से उद्योग पंगु हैं और ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह ग्रिड से बाहर हैं। एक परमाणु संयंत्र न केवल राष्ट्रीय ग्रिड को स्थिर करेगा, बल्कि औद्योगिक विकास के लिए जरूरी आधारभूत बिजली भी देगा। यह उस देश के लिए अहम है जो आत्मनिर्भर कृषि से आगे बढ़कर क्षेत्रीय व्यापार में भूमिका निभाना चाहता है। बिजली केवल रोशनी का सवाल नहीं, यह फैक्ट्रियों, अस्पतालों और स्कूलों के लिए स्थिर कामकाज का जरिया है। लेकिन रोसाटॉम का प्रस्ताव इससे भी गहरा है। शोध रिएक्टर छोटे परमाणु संयंत्र होते हैं जिनका इस्तेमाल बिजली बनाने के बजाय प्रयोग और प्रशिक्षण में होता है। इनके साथ नाइजर आखिरकार अपने ही यूरेनियम का गहन अध्ययन कर सकेगा और वह विशेषज्ञता विकसित कर सकेगा जिसे फ्रांस ने हमेशा रोका। इसका मतलब है कि नाइजीरियाई वैज्ञानिक खुद परमाणु तकनीक में नवाचार करेंगे। इसके बाद आता है मेडिकल पहलू। परमाणु चिकित्सा ने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में स्वास्थ्य सेवाओं को बदल दिया है। कैंसर का इलाज, जांच और नई थेरेपी। नाइजर में, जहां स्वास्थ्य ढांचा बेहद कमजोर है और मरीजों को इलाज के लिए विदेश जाना पड़ता है,
वहां परमाणु चिकित्सा जीवन बदलने वाली साबित हो सकती है। रोसाटॉम की योजना में कैंसर जांच और इलाज के लिए आइसोटोप उपलब्ध कराना शामिल है, जिससे नाइजीरियाई अस्पताल उन बीमारियों का इलाज कर सकेंगे जो अभी मौत का फरमान है, उन लोगों के लिए जो विदेश नहीं जा सकते। उतना ही महत्वपूर्ण है प्रशिक्षण का वादा। रोसाटॉम ने छात्रवृत्तियां, इंटर्नशिप और दीर्घकालिक काय से काय है